and we are dealing currently with Indian Contract Act, the first unit, which is general contracts and weightage is 30%. Let us start with the third chapter. The name of the chapter is consideration. Its question with the topic which we are going to cover today is the definition of the consideration and what are its essential elements for a valid consideration. That is what we are going to cover today. Now, friends, we already have discussed two important concepts: offer and acceptance of Indian Contract Act, which has a direct relation with contract, right? We have studied very important, or we can say essential elements for making a valid contract as per section 10 of Indian Contract Act. मैंने आपको पूछा भी था previous to previous lecture में that what are the essentials for a valid contract, and the answer is as per section 10 of Indian Contract Act there are approx 11 points that should be covered for making a valid contract as an essential elements. All these elements should be present while making a valid contract. So we have started with the parties. If you remember, the first point was parties. The second was offer and acceptance. The third was intention to create a legal obligation. And after moving further, pre-consent, capacity to contract, or capacity of parties, and then comes a lawful consideration. So whatever the points are there in essential elements, they are just chapters, overall chapters in your syllabus, and they are the essential elements for entering into a valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल्स है जो हमने पढ़े हैं सर, उसमें से मेजोरिटी पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूरे पूरे चैप्टर है जो आगे आपके सिलेबस में है. जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमने उसमें पढ़ा था तो पूरा चैप्टर आ गया. लॉफुल कंसीडरेशन हमने पढ़ा था वो पूरा चैप्टर आ गया. आगे लॉफुल ऑब्जेक्ट है वो भी पूरा आगे चैप्टर आएगा. कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज है, प्री कंसेंट है. दे आर ओवरऑल चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू डील विद इन फ्यूचर. सो अब चलते हैं कंसीडरेशन की ओर. कंसीडरेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं. द प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन इज मस्ट फॉर क्रिएटिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसीडरेशन की जरूरत है. मस्ट लिख रहा हूं, मतलब क्या है सर? मेरे शब्द है, कंसीडरेशन इज मस्ट, कंपल्सरी है, कंसीडरेशन होना ही चाहिए. कंसीडरेशन फिर कैसा होना चाहिए सर? इट मस्ट बी लॉफुल. कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल. लॉफुल यानी लीगल, कायदे सर. कायदे से कंसीडरेशन अंदर होना चाहिए. एंड इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट फॉर एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए. सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ छूट छाट दी गई हुई है. अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड. अगर कंसीडरेशन मिसिंग है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, कंसीडरेशन मौजूद नहीं है, एब्सेंट है, उसका प्रेजेंस नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा. दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, जहां कंसीडरेशन मिसिंग है, वो वॉइड माना जाएगा. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसीडर एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है हम आगे पढ़ चुके हैं, घर पे रिवाइज करते रहना. ये सेक्शन 25 के हिसाब से स्टेटमेंट बन रहा है. सेक्शंस याद रखो. अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एज पर सेक्शन 25. लेकिन कुछ जगह पे कंसीडरेशन मिसिंग होने के बावजूद भी सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस वो वैलिड माना जाएगा. वो हम बाद में आगे डिस्कस करने ही वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा यही डिस्कशन होगा. सेक्शन 25 के हिसाब से डिस्कशन होगा. कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, ये हमारा अगला टॉपिक है. इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा सा मीनिंग स्पष्ट हो रहा है. स्लाइट मीनिंग इज देयर, बेस इज देयर फॉर कंसीडरेशन. इन सिंपल वर्ड्स कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन इज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टी. प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन क्या माना जाएगा? प्रॉमिस माना जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जा सकती है, लायबिलिटी मानी जा सकती है, ओनस माना जा सकता है ऑफ द अदर पार्टी. यानी प्राइस पे करने की बात है. कोई चीज परचेस की जा रही है तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना. इफ यू परचेस समथिंग यू हैव टू पे फॉर इट. सो that is what all about consideration in simple words. If you understand that price paid by one party for the obligation of the other party. obligation of the other party में उसने जो वचन दिया होगा वो वचन पूरा करेगा. उसने जो लायबिलिटी क्रिएट की होगी वो लायबिलिटी फुलफिल करेगा, पे ऑफ करेगा. टेक्निकली, अगर टेक्निकली हम समझने की कोशिश करें, टेक्निकली लॉ की लैंग्वेज में, टेक्निकली
कंसिडरेशन इज द नेसेसरी एविडेंस रिक्वायर्ड बाय द लॉ। नेसेसरी एविडेंस बन जाएगा रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू इफेक्ट देयर लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन बिल्डअप करने के लिए ये एविडेंस के तौर पे काम करेगा। इट विल बी कंसिडर एज अ लीगल प्रूफ, नेसेसरी एविडेंस, जहां पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे दैट द पार्टी हैज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो कंसिडरेशन लीगल प्रूफ के तौर पे काम करेगा, एविडेंस के तौर पे काम करेगा, ऐसा माना जा रहा है इंट्रोडक्शन के हिसाब से। अब टेक्निकल के बाद हम चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ये डेफिनेशन सबसे बड़ी डेफिनेशन है, इससे भी बड़ी डेफिनेशन आगे आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी टफनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन आसान है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब एक पहली बार रीड करोगे तो आपको लगेगा क्या है ये। लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शंस याद हो तो ही लिखना है, तो ही बोलना है। 2A ऑफर डिफाइन करता है, 2B एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है, 2C पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पार्टीज ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी प्रोमिसर और प्रोमिसी की बातें 2C के अंदर है। 2D में आता है कंसीडरेशन, 2E में आता है एग्रीमेंट, राइट। 2F में आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऐसे याद रखना है। 2G, 2H, 2I, 2H में क्या आता है सर? 2H में आता है कॉन्ट्रैक्ट। 2G में क्या आता है सर? वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे याद रखना है। हर एक सेक्शंस अगर आप याद रखना चाहो तो लिस्ट बना सकते हो इस तरीके से, लेकिन फिर सेक्शन याद रखते हैं, डेफिनेशन याद होती ही नहीं है जनाब को, तो सब फॉलो अप करना है अच्छे से। सेक्शन वाइज भी एमसीक्यूज हो सकते हैं। अगले सेशन में मैं आपसे एमसीक्यू भी बीच बीच में खेलता रहूंगा। अगले लेक्चर से आपके एमसीक्यू स्टार्ट होंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू डालता रहूंगा, एमसीक्यू थोड़ा सा आपसे पूछूंगा बीच बीच में, तो थोड़ी प्रिपरेशन करते रहिएगा, मजा आएगा, पढ़ने में भी थोड़ा मजा आएगा ही। चलिए सेक्शन 2D के हिसाब से कंसीडरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। कंसीडरेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाती है डिजायर। बात आती है डिजायर की, किसके डिजायर की सर? गब्बर के डिजायर की। गब्बर कौन है? तो कि सर प्रोमिसर इज द गब्बर इन टर्म्स ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इच्छा की बात है, इच्छा किसकी? तो सर प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, पहले इच्छा व्यक्त की जाएगी। इच्छा व्यक्त कौन करेगा सर? गब्बर, प्रोमिसर। उस इच्छा को पूरे करने की कोशिश कौन करेगा सर? सांभा। सांभा कौन है? द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। या तो प्रोमिसी उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा, किसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा? प्रोमिसर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेगा कौन? प्रोमिसी। प्रोमिसी कोशिश करेगा, प्रोमिसी अगर नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है वो मौजूद ना हो, तो कह देता है सांबा, अपने आदमी से कह देता है, ऑथोराइज एजेंट से कह देता है कि मेरी जगह तू ये काम कर ले। इंडियन लॉ के अंदर वो वैलिड माना जाता है। आइदर द प्रोमिसी विल परफॉर्म और हिज एजेंट मे परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। The promisee or any other person has done or abstained from doing, has done or abstain from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing। ओहो, कितनी सारी चीजें आ गई। समथिंग, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। चलो इसको इंस्टॉलमेंट में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इंस्टॉलमेंट्स बना दिए डेफिनेशन की। आगे की डेफिनेशन देख के वो डर जाता है और इंग्लिश का मर्डर करता है। इंग्लिश का मर्डर इस डेफिनेशन में बिल्कुल चलेगा नहीं, कोई भी डेफिनेशन में नहीं चलेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन इंस्टॉलमेंट्स विथ स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर के हिसाब से सांभा या सांभा का आदमी, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। प्रोमिसी कुछ करता है, उसने यानी कुछ कर दिया है, या वो अपने आप को करने से रोक रहा था। पास्ट टेंस है, क्या है? पास्ट टेंस है। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इज अ पास्ट कंसीडरेशन, इट्स इन पास्ट टेंस। अब जो आगे आ रहा है वो प्रेजेंट टेंस होगा।
डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कर रहा है या अपने आप को करने से रोक रहा है। कौन? प्रोमिसी। कुछ काम कर रहा है या वो कुछ काम करने से अपने आप को रोक रहा है। ये हो गया प्रेजेंट सेंस के हिसाब से और ये बन गया प्रेजेंट कंसीडरेशन। तीसरी कड़ी आती है फ्यूचर टेंस के हिसाब से। फ्यूचर कंसीडरेशन बनता है अभी कुछ नहीं कर रहा है लेकिन फ्यूचर में करने की प्रॉमिस दे रहा है। प्रॉमिस इज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इट इज इन फ्यूचर सेंस। फ्यूचर कंसीडरेशन है, अभी कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वचन दे रहा है फ्यूचर में करेगा या करने से अपने आप को रोकेगा। एब्सटेन का मतलब होता है स्टॉप, अपने आप को रोकना। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो ये तीन सेंस में से कोई भी एक सेंस हो सकता है। द कंसिडरेशन मे बी पास्ट कंसिडरेशन, मे बी फ्यूचर कंसिडरेशन और इट मे बी सॉरी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और इट मे बी फ्यूचर कंसिडरेशन। तीन में से कोई भी एक स्वरूप का हो सकता है कंसिडरेशन। अब ये सब जो भी कांड किए जा रहे हैं, इट इज बेस्ड टोटली ऑन समथिंग। whatever the activity it is done by promisee, it is based on something. So such act और abstinence और promise, या तो ये एक्ट होगा, पॉजिटिव एक्ट हो सकता है, कुछ करना, हैज डन, डज, ये सब, ये दोनों क्या है सर? पॉजिटिव एक्ट है, पॉजिटिव। और एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस यानी खुद को रोकना, खुद को रोकना यानी एब्सटेन्ड। एब्सटेन जो वर्ड है उसी का दूसरा स्वरूप है एब्सटिनेंस। खुद को रोकना कुछ काम करने से, या तो आप कुछ कर रहे हो पॉजिटिवली या तो आप कुछ न करने की बात कर रहे हो नेगेटिवली, या हो सकता है वचन दे रहे हो, प्रॉमिस। इसीलिए लास्ट में तीन शब्दों का समावेश किया गया है व्याख्या के अंदर, डेफिनेशन के अंदर। सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो ऐसी कुछ डेफिनेशन है हमारे सामने। अब हम उसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कंसिडरेशन है क्या। इन सिंपल वर्ड्स कंसिडरेशन मींस एन बेनिफिट और एडवांटेज मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। फायदा है, बेनिफिट है, एडवांटेज है, दूसरा शब्द प्रॉफिट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, अधिकार भी हो सकता है, विच मूव्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ क्या मूव कर रहा है? कोई फायदा, कोई एडवांटेज मूव कर रहा है। फायदा होगा, एडवांटेज मिलेगा तो कौन नहीं लेना चाहेगा। इस तरीके से आप फायदा या एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसीडरेशन। द एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज, ओनली आप जो एग्रीमेंट करने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, लीगली चैलेंज कब कर सकते हैं? ओनली व्हेन बोथ द पार्टीज गिव समथिंग एंड गेट समथिंग इन रिटर्न। दोनों की तरफ से कुछ लेन देन की प्रक्रिया होनी चाहिए। समथिंग शुड बी एक्सचेंज इन रिटर्न फॉर समथिंग। वो कहते हैं ना, फेमस डायलॉग है, आपको याद होगा शायद, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। या तो खोना पड़ता है या तो मैं कहता हूं कुछ देना पड़ता है। खोना पड़ता है अगर मैं कहूंगा तो क्या बन जाएगा? नीचे दिया हुआ है लॉस, लॉस या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, राइट। सो समथिंग, one party should give something and the other party should get something in return। दोनों को कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए। शायद हो सकता है एक को फायदा हो रहा हो, दूसरे को लॉस हो रहा हो, लेकिन समथिंग शुड बी गिवन इन रिटर्न, तभी कहेंगे सर वैलिड कंसिडरेशन है। अब ये समथिंग एग्जैक्टली क्या है? समथिंग डेफिनेशन के अंदर भी था, तो ये समथिंग एग्जैक्टली क्या है? समथिंग क्या हो सकता है? કંઈક આપલે થવી જોઈએ, કંઈક શું છે? समथिंग इज व्हाट सर? इट मे बी सम बेनिफिट, कोई फायदा, कोई हक, कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज हो सकती है। बेनिफिट हो सकता है, राइट्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है। दैट मे अक्रूर टू वन पार्टी और इट मे बी सम लॉस। एक के लिए फायदा है तो हो सकता है दूसरे के लिए क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या उसके लिए लायबिलिटी हो सकती है। इट मे बी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अदर पार्टी।
डेफिनेशन के बाद, मीनिंग के बाद अब थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से 100% क्लियरिटी हो जाएगी आपको व्हाट इज कंसीडरेशन। चलिए शिखर धवन को पकड़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, शिखर एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू धवन। शिखर एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू मिस्टर धवन। शिखर कौन हो गया? प्रॉमिसर। धवन कौन हो गया? प्रॉमिसी। कितने में बेचना चाह रहा है शिखर अपना मकान? सर 40 lakhs में। हियर धवन promises to pay 40 lakhs। अगर धवन एग्री करता है, परचेस करना चाहता है, प्रॉमिस करता है, promises to pay 40 lakhs is the consideration for Shikhar's promise to sell the house। दोनों तरफ से प्रोमिस होगी। ठीक है, मैं 40 लाख में, धवन कहता है मैं 40 लाख में ये मकान खरीदने के लिए रेडी हूँ। शिखर कहेगा ठीक है, तो 40 लाख अगर आप मुझे पेमेंट करते हो तो मैं अपना मकान बेचने के लिए वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू सेल माई हाउस। राइट? तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है इधर। दोनों तरफ से कंसिडरेशन मूव हो रहा है। यस सर, दोनों तरफ से कंसिडरेशन मूव हो रहा है। Shikhars to sell the house is the consideration for Dhawan's promise to pay 40 lakhs। शिखर जब मकान बेचेगा तो वो मकान धवन के लिए इंपॉर्टेंट है। धवन को क्या मिलेगा सर? कंसिडरेशन के तौर पे मकान मिलेगा। धवन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो धवन को क्या मिलेगा? धवन विल गेट हाउस, उसे मकान मिलेगा कंसिडरेशन के तौर पे। राइट? और शिखर को क्या मिलेगा? चकाचकी, विटामिन एम, 40 लाख रुपए मिलेंगे उसे। सो वन पर्सन विल गिव समथिंग एंड द अदर पर्सन विल गेट समथिंग इन रिटर्न। दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। एक को मकान मिल रहा है कंसिडरेशन के तौर पे और दूसरे को 40 लाख मिल रहे हैं कंसिडरेशन के तौर पे। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट कंसिडरेशन। एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। RJ sells his computer to DJ। RJ sells his computer to DJ for rupees 11,000। RJ कौन हो गया? प्रॉमिसर। DJ कौन हो गया? प्रॉमिसी। RJ जो है अपना एक एसेट बेच रहा है, कंप्यूटर बेच रहा है, 11,000 में बेचने की ऑफर रख रहा है DJ को। DJ कौन हो गया? प्रॉमिसी। इन रिटर्न DJ pays 11,000 टू RJ। DJ 11,000 पे करेगा। RJ के लिए कंसीडरेशन क्या होगा? 11,000। और DJ के लिए कंसीडरेशन क्या होगा? कंप्यूटर। एक को कंप्यूटर मिलने वाला है और दूसरे को विटामिन एम मिलने वाला है, मनी मिलने वाला है। तो बोथ द पार्टीज हैव डन समथिंग। बोथ द पार्टी is giving something, both the parties is getting something in return। there is an exchange of things and price is paid। हमने आगे पढ़ा इंट्रोडक्शन में, प्राइस पेड, यहाँ पे प्राइस भी पे किया गया है। प्राइस पे होना जरूरी है। चीजें एक्सचेंज नहीं कर सकते। मेरा कंप्यूटर ले जा, तेरा लैपटॉप, मेरा पीसी ले जा, तेरा लैपटॉप दे जा। बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। एक साइड कोई एसेट होनी चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज होने चाहिए, तो दूसरी तरफ सर उसकी प्राइस होनी चाहिए, तभी वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। तो चीज के सामने चीज एक्सचेंज हो रही है तो नहीं चलेगा। गुड्स आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ गुड्स, it is not a valid consideration। goods are exchanged in terms of services, not a valid consideration। goods or services should be exchanged in terms of money only, then only it is considered as a valid consideration। तीसरा एग्जांपल, धोनी को पकड़ते हैं। इफ धोनी promises to give his bike in gift to Moni। अब यहाँ गिफ्ट की बात हो रही है दोस्तों। If Dhoni promises to give his bike in gift to Moni, there is no consideration। there is no consideration। धोनी वचन देता है मोनी को कि मैं तुझे गिफ्ट में बाइक दूंगा, गिफ्ट में दूंगा। तो ये वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा है सर, समझ में आ रहा हो तो। धोनी की तरफ से बाइक दिया जाएगा, मोनी की तरफ से ठेंगा मिल रहा है, ठेंगा। ओनली वन पार्टी इज गिविंग समथिंग, अनदर पार्टी इज नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। धोनी दे रहा है बाइक, बाइक देने का प्रॉमिस कर रहा है, गिफ्ट में देने का प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन मोनी कुछ नहीं दे रहा है सामने से। सो देयर इज नो कंसीडरेशन। यहां कंसीडरेशन मिसिंग है सर। ओनली वन पार्टी इज एक्टिंग, अनदर पार्टी इज नॉट एक्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट।
सो इफ मोनी फाइल्स अ सूट, मान लो धोनी ने प्रॉमिस किया कि बाइक गिफ्ट में दूंगा और धोनी न दे तो क्या मोनी लीगली चैलेंज कर सकता है, केस फाइल कर सकता है धोनी के ऊपर? आंसर इज नो। इफ मोनी फाइल्स अ केस और सूट टू गेट द बाइक फ्रॉम धोनी, ही वुड नॉट सक्सीड। उसे सफलता नहीं मिलेगी, वो केस नहीं जीतेगा। मोनी धोनी पे केस करेगा, सर इसने वादा किया था कि गिफ्ट में मुझे बाइक देगा, दे नहीं रहा है, उसे बोलो ना दे, नहीं मिलेगा। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज एज द बाइक वाज सपोज टू गिवन इन गिफ्ट ओनली। गिफ्ट में बाइक दी जा रही थी, सामने से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा था, मोनी की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, उसे तो फ्री में बाइक मिल रही थी एक तरफ से। तो वहां पे कंसिडरेशन मिसिंग है, बिकॉज वेयर देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों कंसिडरेशन इज मस्ट, and the consideration must be lawful to enter into a valid contract. If there is no consideration, there is no contract. इतने सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझने में थोड़ी आसानी होगी एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट अस टेक द एसेंशियल एलिमेंट्स, द लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का हीरो है प्रोमिसर। कंसिडरेशन का हीरो कौन है सर? प्रोमिसर। whatever the act, whatever the consideration must be moved, it must be moved at the desire of the promiser। जो भी एक्ट करना है किसकी इच्छा अनुसार एक्ट करना है सर? it should be done as per the desire, as per the इच्छा, as per the willingness of the promiser। promisee को जो भी एक्टिविटी करनी है, it should be totally based on the desire of the promiser only। प्रॉमिसी जो भी एक्ट करेगा या जो एक्ट नहीं करेगा, अपने आप को रोक रहा है प्रॉमिसी, वो किसकी इच्छा अनुसार करना है सर? गब्बर के हिसाब से सांबा ने काम करना है, इन सिंपल वर्ड्स। सो द एक्ट और फोरबियरेंस समझ में नहीं आ रहा हो तो प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस, कुछ करना या कुछ न करने की बात हो रही है, मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। किसकी इच्छा अनुसार काम होना चाहिए, यहाँ काम जो नहीं करना है वो नहीं होना चाहिए, वो किसकी इच्छा अनुसार होना चाहिए सर? गब्बर, प्रॉमिसर के हिसाब से। एन एक्ट शैल नॉट बी गुड कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, एन एक्ट शैल नॉट बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस अनलेस इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अगर आप प्रॉमिसर की इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहे हो तो वो गुड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वो एक्ट जो आपने किया है वो वैलिड ही नहीं होगा, आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी एज अ प्रॉमिसी। तो जो भी काम करना है किसकी इच्छा अनुसार करना है? प्रॉमिसर की इच्छा अनुसार करना है। 10 एक्ट्स डन और सर्विसेज प्रोवाइडेड वॉलंटरीली, जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना सर, वो इंपॉर्टेंट चीजें है इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है। मैं तो मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, काफी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप भी उतनी मेहनत करिएगा। एक्ट्स डन और सर्विसेज प्रोवाइडेड वॉलंटरीली or at the desire of third person will not amount to a valid consideration for a contract। आपने जो भी एक्टिविटी की है या जो भी सेवा दी है स्वैच्छिक तौर पे, वॉलंटरीली सर्विस दी है, सेवा दी है, और आपने कोई एक्ट ऐसा किया है विच इज एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी, आपने एक्ट किया या कोई सर्विस की वॉलंटरीली, या आपने जो दोनों एक्टिविटी की है इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द थर्ड पर्सन, प्रॉमिसर के हिसाब से काम नहीं किया, आपने स्वेच्छा से कोई काम किया, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। आपने जो भी एक्टिविटी करनी है प्रॉमिसर की इच्छा अनुसार करनी है, प्रॉमिसर का कंसेंट लेके करना है। वॉलंटरी एक्ट में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप प्रॉमिसर के लिए तो काम कर नहीं रहे हो, हमें तो प्रॉमिसर को खुश करना है, आप प्रॉमिसर को खुश नहीं कर रहे हो, उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी के अनुसार काम कर रहे हो, तो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। मोहित सो रोहित हाउस ऑन फायर, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, एंड असिस्ट इन एक्सटिंग्विशिंग इट। मोहित ने रोहित का जलता हुआ घर देखा, मोहित ने रोहित का जलता हुआ घर देखा और तुरंत ही उसने उसको हेल्प की। हेल्प कैसी की? आग बुझाने में हेल्प की। अब रोहित ने तो कहा नहीं उसको मोहित प्लीज हेल्प करना, लेकिन मोहित ने क्या किया सर? वॉलंटरी एक्ट किया है। क्या किया है सर?
वॉलंटरी एक्ट किया है। नो डाउट रोहित का घर है, वो प्रॉमिसर है, प्रॉमिसी मोहित है, लेकिन रोहित ने उससे कोई मदद नहीं मांगी है। उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है कि मोहित उसकी हेल्प करे, लेकिन मोहित ने अपनी ड्यूटी समझ ली, अपने आप वॉलंटरी एक्ट करने लग गया। अब आप कोई जलता हुआ घर देखोगे थोड़ी ना मकान मालिक से पूछने बैठ जाओगे, मैं पानी छांटू, मैं हेल्प करूं, आग बुझाऊं। आप ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाओगे। सो रोहित डिड नॉट आस्क फॉर हिज हेल्प, रोहित ने उससे मदद नहीं मांगी थी। दस मोहित कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर हिज सर्विस। मोहित यहाँ पे कोई कंसीडरेशन उससे नहीं मांग सकता है। कंसीडरेशन अब सरल शब्दों में समझ में आ रहा होगा, चकाचकी, विटामिन एम। यहाँ पे वो कोई भी कॉम्पेंसेशन, इन अदर वर्ड्स कंसीडरेशन नहीं मांग सकता। क्यों? इट इज एन वॉलंटरी एक्ट। સ્વૈચ્છિક રીતે તમે કોઈક સેવા આપી છે, તમારી પાસે સેવાની માંગણી કરવામાં નહોતી આવી, आपसे कोई डिमांड नहीं की गई। हाँ, डिमांड करता रोहित तो वो थोड़ा बहुत क्लेम कर सकता था कि भाई तेरा मकान बचाया है, 5,000 10,000 तो बनता है, या मकान बचाया है तेरा, तो शायद मांग सकता है। लेकिन दोस्ती यारी में शर्म आती है, कोई मांगता नहीं है। वैसे कोई डूबता हो और आप उसको बचाते हो, बचाने के बाद यूं कहोगे भाई तुझे मरते हुए बचाया है, 10 लाख तो बनता है, सही है ये? नो सर, ये सही नहीं होगा। ये वॉलंटरी एक्ट है, आपने अपनी तरीके से उसको बचाने की कोशिश की है। हो सकता है शायद 10 लाख देने के लिए वो रेडी भी हो जाए, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पर्सन। लेकिन सर मैनकाइंड, ये मानवता क्या कहती है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पहले गब्बर आया, अब सांबा आ रहा है। डेफिनेशन याद होगी तो पॉइंट्स आपको इजीली याद हो जाएगा। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहला पॉइंट था। अब आ रहा है द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो भी एक्टिविटी करनी हो, एक्टिविटी करेगा कौन? नाचेगा कौन? गोली चलाएगा कौन? देखिए सांभा। सांभा नहीं चलाएगा तो सांभा का कोई एजेंट चलाएगा। आइदर द प्रोमिसी विल एक्ट और एनी अदर, ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी एनी अदर पर्सन विल एक्ट। So the promisee is the person to whom the promise is made. Consideration may move from promisee, or if the promisee has no objection, promiser को कोई objection नहीं होना चाहिए। promisee अगर काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पे, सांभा की जगह पे सांभा का कोई आदमी काम करे तो भी चलेगा। लेकिन प्रोमिसर को, गब्बर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। गब्बर के सांभा तुझे ही काम करना है तो सांभा कोई प्रोमिसी को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रोमिसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रोमिसी हो सकता है, ही कैन अपॉइंट एन ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन हो सकता है उसका एजेंट, उसका एजेंट हो सकता है, उसका एक आदमी हो सकता है जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा हो। लेकिन जो एनी अदर पर्सन है वो काम करेगा तो उसने कंसर्ट देना होगा, पहले प्रोमिसर से पूछना होगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो प्रोमिसी की जगह पे मैं काम कर लूं, डन, तो कर सकते हैं। एनी अदर पर्सन को टेक्निकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टेक्निकली नाम दिया गया है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर इज डेंजर टू द कंसीडरेशन। स्ट्रेंजर यानी अजनबी। टेक्निकली क्या नाम दिया गया एनी अदर पर्सन को? स्ट्रेंजर माना गया है सर। तो इवन अ स्ट्रेंजर कैन परफॉर्म अंडर कॉन्ट्रैक्ट। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अजनबी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। ओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिसे हम नहीं जानते हैं अच्छे से वो भी कंसीडरेशन दे सकता है, कंसीडरेशन के हिसाब से काम कर सकता है। कंसीडरेशन के कैन मूव इवन फ्रॉम स्ट्रेंजर ऑल्सो, ऐसी बात हो गई। वही आगे दिया हुआ है। सो इंडियन लॉ, इट कैन मूव इवन फ्रॉम स्ट्रेंजर। कंसीडर, इट का मतलब क्या है? कंसीडरेशन कैन मूव इवन फ्रॉम स्ट्रेंजर, यानी स्ट्रेंजर भी कोई काम करना चाहे तो कर सकता है, एक्ट करना चाहे तो कर सकता है, प्रॉमिस करे तो कर सकता है। However, a stranger will be able to sue only if he is the party to the contract. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है तो वो केस करना चाहे तो केस भी कर सकता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इवन अ स्ट्रेंजर कैन फाइल अ केस एज अ पार्टी टू अनदर पर्सन। अदर पर्सन यानी प्रोमिसी पे केस करना चाहे तो कर सकता है, प्रोमिसर पे केस करना चाहे तो कर सकता है। ही हैज दैट राइट। स्ट्रेंजर के पास अधिकार है, यानी तीन पार्टीज के पास अधिकार है। प्रोमिसर, प्रोमिसी के पास तो है लीगली,
लेकिन अजनबी को भी अधिकार मिल रहा है कि वो केस कर सकता है। फॉरेन का लॉ क्या कहता है, इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंग्लैंड लॉ क्या कहता है। इंग्लिश लॉ बीच बीच बार बार बीच बीच में क्यों आ रहा है सर? हमने जो भी लॉ बनाया है फिरंगियों से कॉपी पेस्ट करके बनाया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तब ब्रिटिश राज था भारत के ऊपर। तो ज्यादातर हमारे जो लॉ बने हुए हैं ना सर, फिरंगियों ने ही बनाए हुए हैं, यूं समझ लीजिए। इसीलिए हम इंडियन लॉ का कंपैरिजन इंग्लिश लॉ के बेसिस पे करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे बार बार इंग्लिश लॉ बीच में क्यों आ रहा है। तो भारत के अंदर प्रोमिसी भी परफॉर्म कर सकता है या स्ट्रेंजर भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इंग्लिश लॉ क्या कहता है, कंसीडरेशन मस्ट मूव ओनली फ्रॉम प्रोमिसी। वहां स्ट्रेंजर के लिए कोई जगह नहीं है। प्रोमिसी ने वचन दिया है, प्रोमिसी को परफॉर्म करना पड़ेगा। सांबा को ही गोली चलानी पड़ेगी, और कोई चलाएगा तो नहीं चलेगा। स्ट्रेंजर परफॉर्म नहीं कर सकता इंग्लिश लॉ में, हमारे भारत के लॉ में चलेगा। स्ट्रेंजर भी चलेगा, तू आने दे बेटा आने दे। कंसिडरेशन आना चाहिए। फिर प्रोमिसी हो या एनी अदर पर्सन हो। एक लैंडमार्क केस है, उसकी चर्चा पे उतरते हैं। इन द केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया, रमैया वास्तवैया। सर केसेस याद हो तो ही एग्जाम में ठोकना, छांट मत मारना एग्जाम में, आपसे रिक्वेस्ट है। इन द केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया 1881, 1881 का केस है, तकरीबन 140 साल पुराना केस है। ए, एन ओल्ड लेडी by a gift deed transferred certain property to her daughter with a direction that the daughter should pay an annuity to A's brother C as had been done by A। चलिए, ए, एन ओल्ड लेडी, वो क्या करती है सर, एक गिफ्ट डीड बनाती है। एक दस्तावेज करे छे, एक दस्तावेज बनावे छे, एक करार करे छे, एम समझी लो गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या करती है, ही शी ट्रांसफर्स, दादी जो है वो अपनी पोती को, एन ओल्ड लेडी सॉरी, हाँ ओल्ड लेडी अपनी डॉटर को यानी अपनी लड़की को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है। यानी माँ अपनी दादी को, सॉरी अपनी लड़की को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, लेकिन कुछ शर्त रख रही है। विथ अ डायरेक्शन, यानी एक शर्त हो गई, कंडीशन हो गई, दैट द डॉटर शुड पे। डॉटर यानी कौन, डॉटर यानी कौन, रमैया। रमैया कौन है यहाँ पे, डॉटर है। द डॉटर शुड पे एन एन्यूटी टू एज ब्रदर सी। ए का ब्रदर कौन है, सी। यानी ए और सी कौन हुआ, ब्रदर सिस्टर। ए और सी कौन हो गया, ब्रदर सिस्टर। और आर कौन है, रमैया कौन है, ए की लड़की है, ए की लड़की है। यानी रमैया के चेन्नैया कौन हुए, अंकल हुए। कौन हो गए, अंकल। रिलेशनशिप समझ में आएगा तो मैटर समझ में आएगी। घरेलू बात है, देखते हैं घरेलू बात कैसी भयानक स्वरूप लेती है। चलिए, तो ओल्ड लेडी जो है एक गिफ्ट डीड रेडी करती है। गिफ्ट डीड के अंदर अपनी जो लड़की है रमैया, रमैया से एक प्रॉमिस मांगती है कि मैं तुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ, तेरे नाम कर रही हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है दैट यू आर सपोज टू पे एन्यूटी टू योर अंकल, टू योर अंकल सी, जो ए का ब्रदर है। तो ए ने वैसा किया, हाँ बोला कबूल है। हैज डन, हैज बीन डन बाय ए, यानी ऐसा एक डायरेक्शन, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया गया विद द हेल्प, गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी गई है, समझ लीजिए। तो गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी दी गई है उसमें लड़की ने एन्यूटी देना। एन्यूटी क्या होता है, व्हाट इज एन्यूटी, आपने एफआई बीकॉम में पढ़ा है सेमेस्टर 1 में। व्हाट इज एन्यूटी सर, लमसम अमाउंट है। क्या है, एक लमसम अमाउंट है, वो देना है। किसको देना है, प्रॉपर्टी नहीं देनी, प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा जो बनता है सी का, उस हिस्से को रकम के तौर पे दे देना है। मान लीजिए प्रॉपर्टी 50 लाख की है, उसमें से 10 लाख सी को दे देना, यूं समझ लीजिए, एज एन एन्यूटी, लमसम अमाउंट। अकॉर्डिंगली ऑन द सेम डे, उसी दिन, आर, आर कौन है, रमैया, द डॉटर ऑफ ए, एग्जीक्यूटेड ए राइटिंग इन फेवर ऑफ हर अंकल सी, एग्रीइंग टू पे द एन्यूटी। आर एग्री हो जाती है भाई, 50, मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख का सामने से अमाउंट दे देना है अंकल को, दे देंगे, राइटिंग में दे देती है लड़की, राइटिंग में दे देती है। यानी पहला हुआ गिफ्ट डीड, दूसरा क्या हो गया, एक राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया है आर और अंकल के बीच में।
मीन्स आर और सी के बीच में, सॉरी आर और सी के बीच में, राइट यानी द डॉटर एग्जीक्यूटेड राइटिंग इन फेवर ऑफ अंकल एग्रीइंग टू पे द एन्यूटी। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, गिफ्ट डीड ए और आर के बीच में, वैसा ही एक राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया है आर और ए के बीच में ही, जिसमें सी जो है स्ट्रेंजर है। सी क्या है? स्ट्रेंजर है। सी इज अ स्ट्रेंजर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। Afterwards, she declined to fulfill her promise, saying that no consideration has moved from her uncle C. कहानी में ट्विस्ट, लड़की होशियार निकली, शानी लड़की निकली। लड़की क्या कह रही है, मैं अपने अंकल को मान लीजिए 10 लाख देने, तो 10 लाख क्यों दूं? अंकल की तरफ से तो मुझे कोई कंसीडरेशन नहीं मिला। कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्या है? समथिंग शुड बी रिटर्न इन समथिंग। दोनों तरफ से कुछ लेन देन होनी चाहिए। लड़की 10 लाख दे रही है, अंकल तो कुछ दे नहीं रहे। सो देयर इज नो कंसीडरेशन मूव्ड फ्रॉम द अंकल। व्हाई शुड आई पे अंकल 10 लाख रुपीज? एन्यूटी की रकम में उसे क्यों दूं? बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत ही बढ़िया। उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। द कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द वर्ड्स, अब जजमेंट देखते हैं। हेल्ड दैट, अदालत ने क्या कहा? The words, the promisee or any other person as per section 2D clearly shows that a stranger to the consideration may maintain a suit. अब पहली बात ये बनती है कि अंकल जो है सी, मिस्टर सी चिन्नैया, वो कौन हुआ? इस दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो सी कौन हो गया? स्ट्रेंजर हो गया, अजनबी हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? ए जो मदर और डॉटर के बीच में हुआ, ए और आर के बीच में दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए। सी को तो सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर भी सी को कुछ बेनिफिट, सॉरी हाँ, सी को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या? एन्यूटी ऑफ 10 लाख। तो क्या सी केस कर सकता है? पहला पॉइंट हमने रूल्स में देखा था, पीछे रूल्स में क्या देखा था? इवन अ स्ट्रेंजर कैन मेंटेन अ केस अगेंस्ट प्रोमिसर और प्रोमिसी। स्ट्रेंजर केस करना चाहे, उसका कुछ स्ट्रेंजर अगर केस करना चाहे तो केस कर सकता है, उसका कुछ बेनिफिट हो तो उसका बेनिफिट है सर, तो वो केस करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पे उसका बेनिफिट एन्यूटी की रकम उसे मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली। सो सी वाज एंटाइटल्ड, उसका अधिकार है टू मेंटेन द सूट, एंड एज सच आर वाज लायबल टू पे। आर वाज लायबल टू पे, आर को ये बच नहीं सकती यार यहाँ पे इस तरीके से बोल के। उसने प्रॉमिस किया राइटिंग में, तो उसको ये प्रॉमिस फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो राइटिंग में नहीं देती, दूसरा एग्रीमेंट नहीं होता, तो बच सकती थी, लेकिन राइटिंग में उसने प्रॉमिस कर दिया है कि अंकल को मैं ये एन्यूटी दूंगी, ये रकम दूंगी, तो उससे वो देना पड़ेगा। सर ये केस आपको याद रहे तो ही लिखना, रिस्क मत लेना वापिस। एक चीज याद रख रहे हो दूसरी भूल जा रहे हो, ऐसा ना हो जाए। कंसीडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर आपको पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। So consideration are of 3 types: past consideration, present consideration और future consideration. Definition के हिसाब से आपको पता चल गया होगा, हमने थोड़ा सा चर्चा किया था आगे स्टार्टिंग में सर। As per the definition of the consideration, where the promisee has done or abstained from doing something, it is a case of what? Past consideration. Has done, कुछ कर दिया है, या अपने आप को कुछ करने से रोका था, तो वो क्या हो गया सर? पास्ट कंसीडरेशन हो गया। वैसे ही वेयर द प्रोमिसी डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा है या कुछ करने से अपने आप को रोक रहा है, वो करंट सिचुएशन हो गई। रिजल्ट्स इनटू व्हाट? प्रेजेंट कंसीडरेशन माना जाएगा उसे। उसी तरीके से प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग रिजल्ट्स इनटू व्हाट? अभी कुछ नहीं कर रहा है, फ्यूचर में कुछ करने का वचन दे रहा है, या कुछ करने से अपने आप को रोकेगा, वैसा वचन दे रहा है, तो वो क्या बन जाएगा सर? फ्यूचर कंसीडरेशन बन जाएगा। सो दिस मीन्स कंसीडरेशन या तो पास्ट कंसीडरेशन होगा, या तो प्रेजेंट कंसीडरेशन होगा, या तो फ्यूचर कंसीडरेशन होगा। हमारे इंडियन लॉ के अंदर पास्ट कंसीडरेशन वैलिड माना जाता है, थोड़ा डिटेल डिस्कशन है। हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से पास्ट कंसीडरेशन को वैलिड माना गया है, लेकिन इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। अक्षय फाउंड प्रियंका पर्स एंड गेव इट टू हर,
प्रियंका प्रॉमिस टू गिव ₹8,000 एज अ रिवॉर्ड। दिए नहीं है, श्याणी है प्रियंका भी, प्रॉमिस करती है कि 8,000 रुपया पुरस्कार दूंगी, दे नहीं रही है, देने का वचन दे रही है, लेकिन बेस क्या होगा सर? अक्षय ने 1 महीने पहले या 2 महीने पहले अगर उसका पर्स ढूंढ के अगर वो लेके आया है, तो वो प्रॉमिस कर रही है कि वो देगी 8,000 रुपए। बेस क्या होगा? पास्ट एक्ट बेस होगा। अक्षय ने पास्ट में उसका पर्स ढूंढ के लेके आया था, उसकी मदद की थी ये पर्स ढूंढने में प्रियंका का। હમણાં તો નવરો જ હશે, હાલ કઈ કામ નથી કોરોનામાં। सो अगर ये काम एक्टिविटी की जा रही है सर, उसका बेस पास्ट एक्ट है, पास्ट एक्ट है, इसलिए वो कंसीडरेशन यहाँ क्या बन जाएगा सर? पास्ट कंसीडरेशन बन जाएगा। प्रेजेंट कंसीडरेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है सर? कैश सेल्स। दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में मनी का एक्सचेंज होगा। आप कोई शॉप में गए, मोबाइल देखा, मोबाइल अच्छा लगा, मोबाइल परचेस कर लिया, आपको मोबाइल मिल गया एज अ कंसीडरेशन, और उसका पेमेंट आप कर रहे हो। तो पेमेंट जैसे ही आप कर रहे हो सर, सामने वाले को क्या मिला सर? कंसीडरेशन के तौर पे मनी मिल गया। तो आपको गुड्स मिला, सामने वाले को कंसीडरेशन के तौर पे मनी मिल गया। इसे कहते हैं कैश सेल्स, विच इज नथिंग बट प्रेजेंट कंसीडरेशन इन सिंपल वर्ड्स। फ्यूचर कंसीडरेशन क्या होगा? अभी आप सिर्फ प्रॉमिस करोगे कि आप एक काम फ्यूचर में करोगे, करके दोगे, तो क्या बन जाएगा सर? फ्यूचर कंसीडरेशन बन जाएगा। रवि promises to deliver goods to Kavi when the ship arrives, and Kavi promises to pay Ravi ₹24,000 against the receipt of the goods. This is an example of a future consideration which is to be performed by both the parties when the ship arrives. अभी दोनों को जो काम करना है वो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। रवि क्या प्रॉमिस कर रहा है? मैं तुझे गुड्स दूंगा, कवि को गुड्स देगा, दिए नहीं है, देगा। कब देगा? जब एक्ट होगा। एक्ट क्या होगा? शिप को आने तो दे भाई, जहाज को आने तो दे, जैसे ही जहाज आएगा मैं तुझे गुड्स दे दूंगा। कवि कहता है ठीक है, जहाज आएगा, जैसे ही गुड्स मुझे मिलेगा, आई विल पे 24,000 टू यू। सो जहाज मान लीजिए 3 दिन बाद आएगा, 7 दिन बाद आएगा, तो ये बात हो गई फ्यूचर की। ऑन द स्पॉट कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, फ्यूचर में होने वाली है। दोनों फ्यूचर में प्रोमिस कर रहे हैं एक्टिविटी करने के लिए, तो वैसी एक्टिविटी, ऐसे प्रोमिस को क्या कहेंगे सर? फ्यूचर कंसिडरेशन के बेस पे एक्टिविटी होगी, जिसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वेयर बोथ द पार्टीज परफॉर्मेंस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। याद हो तो आपको, कंसीडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए सर, वैल्यू होगा तो ही वो वैलिड माना जाएगा। बिना वैल्यू के समथिंग शुड बी देयर, हमने डेफिनेशन में देखा था। कंसीडरेशन शैल बी समथिंग विच नॉट ओनली द पार्टी रिगार्ड बट द लॉ कैन ऑल्सो रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। કંઈક मूल्य હોવું જોઈએ, कुछ एक्टिविटी के अंदर कुछ मनी के तौर पे देना होगा आपको, मॉनेटरी एक्सचेंज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक तरफ से कंप्यूटर बेचने की बात हो रही है मान लीजिए, तो दूसरी तरफ उस कंप्यूटर के सामने आपने पेमेंट देना होगा, कैश देना होगा, मनी देना होगा। समथिंग शुड बी देयर, दैट समथिंग इज नथिंग बट मनी। मनी के तौर पे एक्सचेंज होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कानून की नजरों में आपके इस कंसीडरेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। समथिंग शुड बी देयर and that something is nothing but money. In fact, adequacy of consideration is always the lookout of the promiser. Adequacy, sufficiency of consideration, even a rupee is a valid consideration. Example से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। If Pappu promises to sell a house worth ₹50 lakhs for just ₹10,000 only, the inadequacy of the price is in itself shall not be treated as void. 50 लाख का मकान पप्पू का है, और पप्पू प्रॉमिस करता है एक दूसरे बंदे को कि वो इस मकान को सिर्फ और सिर्फ 10,000 में उसे दे देगा। 10,000 में। सबसे पहली चीज, क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? 50 लाख का बंगला, घर सिर्फ 10,000 में देने की बात हो रही है, प्रॉमिस कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यूं समझ लीजिए। क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है?
मेजोरिटी बोलेंगे नहीं सर, हो सकता है 50 लाख का बंगला कोई 10,000 में दे देगा, पागल है क्या? सर बंगला किसका है? पप्पू का है, भले ना फ्री में दे, गिफ्ट में दे, हमें क्या है? कानून क्या देखेगा? लॉ क्या देखेगा? लॉ सिर्फ ये देगा वेदर समथिंग इज पेड इन अगेंस्ट ऑफ हाउस, समथिंग इज नथिंग बट मनी। क्या कोई मनी पे किया गया है, कोई कंसीडरेशन पे किया है? यस सर, 10,000 पे किया गया है। कोई फोर्स किया गया है पे करते वक्त? नो सर, कंसेंट वाज टेकन फ्रीली, नो कोर्शन वाज प्लीडेड। कोई फ्रॉड भी नहीं किया गया है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की गई है सर, कोई क्राइम नहीं किया गया। 10,000 वो अपनी इच्छा से दे रहा है, 10,000 के हिसाब से। तो क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? सर कानून की नजरों में ये वैलिड कंसीडरेशन है। इवन अ रुपी इज अ वैलिड कंसीडरेशन। 1 लाख की चीज को 1 रुपए में भी आपको दे दे, वो वैलिड कंसीडरेशन है। 1 रुपया भी वैलिड कंसीडरेशन माना गया है। दो चीजें देखनी होगी। पहली चीज, ये कंसीडरेशन जो लिया गया है वो फोर्स करके नहीं लिया गया ना, गन पॉइंट पे नहीं लिया गया ना, ये चेक करना होगा। ये चेक कौन करेगा? अदालत। अदालत ये नहीं चेक करेगा कितने रुपए में दिया गया है, कितने की चीज कितने में दी गई है, वो नहीं चेक करेगा। अदालत सिर्फ क्या चेक करेगा? कंसेंट फ्रीली लिया गया ना, कोई फोर्स कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है ना, बस अदालत इतना चेक करेगी। इसके अलावा और अदालत कुछ नहीं देखेगी। सो ये लुकआउट किसका होगा? adequacy of consideration is always the lookout of the promisor and not of the court. कोर्ट ये नहीं देखेगा कितना रुपया दिया गया है, प्रोमिसर देखेगा। प्रोमिसर सोचेगा मैं लॉस कर रहा हूं, चलेगा? चलेगा, प्रोमिसर सोच सकता है। कोर्ट ये सब नहीं सोचेगा, नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। कंसीडरेशन में भी प्रॉफिट, कंसीडरेशन में भी लॉस, हमने देखा है आगे बॉस। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, काल्पनिक नहीं होना चाहिए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इफ कंसीडरेशन इज नॉट रियल, तो कंसीडरेशन कैसा होगा? अनिश्चित, अनसर्टेन, मायावी, काल्पनिक, इल्यूजरी हो सकता है। और व्हेन इट इज फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो सकता है। कंसीडरेशन सबसे पहले तो रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कानून की नजरों में। समथिंग शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर भले वो कम हो, एडेक्वेट ना हो, सफिशिएंट ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अ रुपी इज अ वैलिड कंसीडरेशन, अभी हमने चर्चा की। 50 लाख का बंगला 10,000 में दे दे, 1 लाख की चीज 10 रुपए में दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकता है, उसकी मर्जी, उसकी चीज है। कंसीडरेशन इज नॉट रियल, अगर वो वास्तविक नहीं हो तो कैसी? अनसर्टेन है, इल्यूजरी है, मायावी है, काल्पनिक है, या वो फिजिकली या लीगली इम्पॉसिबल हो टू परफॉर्म। आप परफॉर्म करना चाह रहे हो लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर सकते, दोनों को मालूम है, वैसी सिचुएशन हो सकती है। तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं सर, ये बात बिल्कुल काल्पनिक है, इल्यूसरी है, इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म। आप कहां से आसमान में जाके तारे तोड़ के लेके आओगे सर? इम्पॉसिबल है सर। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। इफ लालू प्रोमिसेस टू पे टू पुट life in the dead body of Yadav's son for ₹6 lakhs, the agreement is void because of the physical impossibility of the performance। किसके बेसिस पे एग्जाम्पल रखा है मैंने सर? फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर मैंने एग्जाम्पल रखा है सर। लालू वचन देता है कि वो यादव की डेड बॉडी, यादव के सन के अंदर, उसके डेड बॉडी के अंदर लाइफ डाल देगा, जिंदा कर देगा। क्यों? ये जो है लालू जी जो है वो भगवान है, कोई संत है? संत भी नहीं कर सकते, वैसी सिचुएशन नहीं है। कोई मर गया हो, उस मरे हुए आदमी के अंदर कैसे जान डाल सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, फिजिकली इम्पॉसिबल एक्टिविटी, दोनों समझ